प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे दल प्रणाली के गुण एवं दोष के बारे में। चलिए, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको राजनीतिक दल का अर्थ, इसी के साथ में इसकी उत्पत्ति के कारण, लक्षण इत्यादि के बारे में समझाया था। आज हम बात करेंगे कि जो पार्टी सिस्टम होता है, अर्थात दल प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में कौन कौन सी कमियां हैं और इसके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अब इस संदर्भ में चाहे एक दलीय प्रणाली हो, द्विदलीय प्रणाली हो या बहुदलीय प्रणाली हो, ये जो गुण और दोष हम आपको बतला रहे हैं ये सभी प्रकार की दल प्रणाली के ऊपर लागू होंगे। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। तो ध्यान दें, दल प्रणाली के गुण एवं दोष बताएं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो पार्टी सिस्टम होता है, दल प्रणाली होती है, वो देखो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। भाई इसके आधार पर ही हम इसके गुण और दोष निकालेंगे। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। ठीक है, हाँ, हम एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली के ऊपर अलग से एक प्रणाली के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तो केवल हम सामान्य रूप में ये बात बताने जा रहे हैं कि दल प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। अब देखो, एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में केवल एक ही दल की प्रधानता होती है। क्या कह रहा हूं मैं? एक ही दल की प्रधानता होती है। वहां वास्तविक रूप में एक ही दल मुख्य रूप में राजनीति में प्रतियोगी दल होता है और जनता को उसी ही दल को अपना मत देना होता है, चाहे उसे पसंद करें या ना पसंद करें। जैसे कि एक दलीय प्रणाली कहाँ है? चीन के अंतर्गत है। कहाँ है? चीन में एक दलीय प्रणाली है और उस दल का नाम क्या है? साम्यवादी दल। क्या नाम है? साम्यवादी दल। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम अभी नहीं लेंगे, अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। दूसरा क्या है? द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति में 2 मुख्य प्रतियोगी दल होते हैं। क्या कह रहा हूँ? 2 मुख्य प्रतियोगी दल होते हैं। इसका भावार्थ ये नहीं है कि भी वहाँ पर जो है केवल 2 ही दल होंगे, 2 से अधिक दल नहीं होंगे। नहीं, और भी दल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप में राजनीति में जो प्रतियोगिता होती है वह 2 ही दलों के बीच में होती है। जैसे कि वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। ठीक है। तीसरा क्या है? बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति के मैदान में अनेकों दल प्रतियोगी होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? 2 से अधिक दल वास्तविक रूप में राजनीति में प्रतियोगिता करते हैं। राजनीति में 2 से अधिक दल वास्तविक रूप में प्रतियोगिता करते हैं, इसे ही बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो आशा करता हूं ये 3 मॉडल आप समझ गए होंगे। ये कहां पर है? अमेरिका में और ब्रिटेन में। ठीक है, और ये कहां है? विशेषकर भारत में और फ्रांस में। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिए। अब चलिए, अब हम मुख्यतः बात किसकी करेंगे कि जो ये पार्टी सिस्टम है, इस पार्टी सिस्टम में क्या गुण है और क्या दोष है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दल प्रणाली के कोई 5 गुण बताइए या 5 दोष बताइए, या आपसे किसी भी कंपटीशन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा दल प्रणाली का दोष है या महत्वपूर्ण दोष है, या निम्न में से कौन सा दल प्रणाली का महत्वपूर्ण गुण है। किसी न किसी रूप में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर ही प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस देश के अंतर्गत एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, या फिर इसके ऊपर प्रश्न बनता है, निम्न में से किस देश के अंतर्गत द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। आपको विकल्प दे दी जाएंगे, जैसे मान लीजिएगा एक विकल्प अमेरिका दे दिया और इसके बाद में 3 विकल्प अन्य देश दे दिए।
इसके बाद ये पूछा जाए कि निम्न में से किस देश के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। एक भारत का नाम दे दें या फ्रांस का नाम दे दें, 3 अन्य देशों के नाम दे देंगे। तो आप इस तरीके से छटनी कर सकते हैं, इसमें कतई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम दल प्रणाली के गुण और दोष की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे। देखो कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने दल प्रणाली की पूर्ण रूप में निंदा की है, बुराई की है। जैसे निंदा करने वाले हैं जीन जैक्स रूसो और कार्ल यल। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्ल यल, नोट कीजिएगा, कार्ल यल। जीन जैक्स रूसो क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा और लोकमत की अभिव्यक्ति उस देश में नहीं हो सकती जहां राजनीतिक दल मौजूद होते हैं। अर्थात जीन जैक्स रूसो का कहना है कि यदि राजनीतिक दल वहां मौजूद हैं तो वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रूसो तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जनता का प्रतिनिधित्व हो ही नहीं सकता। मतलब जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक थे, इसलिए ये दल प्रणाली की निंदा करते हैं। अब दूसरा विद्वान है कार्ल यल। ये एग्जाम पूछा जाता है, कार्ल यल। कार्ल यल क्या कहते हैं, ध्यान दें। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक दल कुछ लोगों के लाभ के लिए अनेक लोगों का पागलपन है। क्या है? अनेक लोगों का पागलपन है। तो राजनीतिक दल को या दल प्रणाली को इन्होंने पागलपन की संज्ञा दे दी। किसकी संज्ञा दी है? पागलपन की संज्ञा दी है। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि दल प्रणाली को या राजनीतिक दलों को पागलपन की संज्ञा किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा कार्ल यल। समझ में आ गया? तो इन्होंने इसकी निंदा की है, मतलब इसके आधार पर हम इसकी जो है बुराई करेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, लोकतंत्रीय प्रणाली का संचालन करना है तो बिना राजनीतिक दल के हो ही नहीं सकता। और आधुनिक समय में हम देखें तो पूरी दुनिया में चाहे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हो, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो या इसका कोई अन्य रूप हो, सब जगह पार्टी सिस्टम होता है, दलीय प्रणाली होती है। राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में मौजूद हैं भाई। ठीक है। अब देखो इसकी प्रशंसा करने वाले हैं कुछ विद्वान, जैसे एडमंड बर्क हैं, नोट कीजिएगा, एडमंड बर्क हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं और एच.जे. लास्की हैं, हैरल्ड जोसेफ लास्की हैं। अब ध्यान दें, एडमंड बर्क क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संचालन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। क्या? राजनीतिक दल अनिवार्य है। कौन कह रहे हैं? एडमंड बर्क। इनका कहना है कि बिना राजनीतिक दल के, बिना पार्टी सिस्टम के वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का संचालन हो ही नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? एडमंड बर्क। अब लॉर्ड ब्राइस क्या कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप में यदि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का संचालन करना है तो राजनीतिक दल अति आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं। कौन कह रहे हैं? लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं। ठीक है। तीसरा लास्की क्या करें? देखो पहला तो क्या होगा? एडमंड बर्क, दूसरा क्या होगा? लॉर्ड ब्राइस, तीसरा क्या होगा? एच.जे. लास्की, एच.जे. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की। ये क्या करें कि अगर आपको तानाशाही से बचना है, अधिनायकवाद से बचना है, जारशाही से बचना है। क्या है ये? जारशाही मतलब तानाशाही है, ये अधिनायकवादी शासन प्रणाली है, ये जारशाही से बचना है तो इसके लिए राजनीतिक दल होना अति आवश्यक है। मतलब इनका कहना है कि राजनीतिक दल जारशाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं या जारशाही से बचाने के लिए ये एक सुरक्षा साधन है। कौन? राजनीतिक दल, दल प्रणाली। तो क्या है ये? सुरक्षा साधन कह रहे हैं इसको। किसको? राजनीतिक दलों को। कौन कह रहे हैं? लास्की कह रहे हैं कि भाई ये तानाशाही से बचने का एक सुरक्षा साधन है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि देखो कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दल की या दल प्रणाली की निंदा की है और कुछ विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है। तो इसका मतलब इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो इसी के साथ में इसमें कुछ गुण भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। आज की वीडियो में हम ये दोनों ही बातें लेंगे कि इसमें क्या गुण है और क्या दोष है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब ध्यान दें मेरे प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबसे पहले हम
इसका पहला पार्ट लेते हैं। क्या दल प्रणाली में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, पार्टी सिस्टम में क्या अच्छाई है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम बहुत ज़रूरी है, दल प्रणाली बहुत ज़रूरी है शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। क्या क्या बातें हैं वो, चलिए। पहला गुण क्या होगा, राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। देखो, वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, पार्टी सिस्टम, भाई चाहे वो एक दलीय हो, द्विदलीय हो, बहुदलीय हो, ये देश विशेष के ऊपर निर्भर करता है। हम तो कंप्लीट पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं। वास्तव में राजनीतिक दल जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में समय समय पर जनता को अवगत करवाते रहते हैं। और यदि पार्टी सिस्टम नहीं होगा, राजनीतिक दल नहीं होगा, तो वास्तव में जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से कौन परिचित कराएगा। इसलिए वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होता है वह जनता का ध्यान समस्याओं की तरफ आकर्षित करता है। कौन? राजनीतिक दल। तो इस रूप में राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा हूं मैं? राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज वास्तव में राजनीतिक दल भाई राजनीति की जीवन डोर बन गए हैं। क्या कह रहा हूं मैं? राजनीति की जीवन डोर बन गए हैं, लाइफ लाइन, जीवन डोर बन गए हैं। इसके बिना वास्तव में राज्य व्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता भाई। समझ गए पहला बिंदु? चलिए, अब देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस संस्था को राजनीति की जीवन डोर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है, लाइफ लाइन, जीवन डोर। दूसरा गुण, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आप देखो भाई, वास्तव में राजनीतिक दल जनता को राजनीति के बारे में भी शिक्षा देते हैं, राजनीति के बारे में समय समय पर जनता को अवगत कराते हैं। कैसे? विभिन्न प्रकार के लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समय समय पर जनता को वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं, इनकी जो नीतियां होती हैं, इनका जो घोषणा पत्र होता है, उसके बारे में वास्तविक रूप में जनता को अवगत करवाया जाता है। और जब जनता को इसके बारे में अवगत करवाया जाता है तो वास्तविक रूप में जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति का ज्ञान अवश्य होता है। मैं कहना चाहूँगा देखो, जो डेविड स्टर्न ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, आमंडेम पावेल ने जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम दिया है, भाई उसमें डेविड स्टर्न ने इनपुट और आउटपुट किसको माना? इनपुट माना जनता की मांगे और आउटपुट जो नीतियां बनाई जाती है सरकार के द्वारा। अब राजनीतिक दल वास्तविक रूप में जनता को समय समय पर अपने जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और किस प्रकार के आउटपुट किए गए, कानून बनाए गए, नीतियां बनाई गई, इसके बारे में भी जनता को अवगत करवाते हैं। तो इस रूप में राजनीतिक दल बहुत जरूरी है। अतः इस कारण भी ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक दल का या दल प्रणाली का गुण है। क्या? राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा गुण क्या होगा? सरकार के लिए शक्ति के साधन। नोट कीजिएगा, तीसरा गुण क्या है? सरकार के लिए शक्ति के साधन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सरकार के लिए शक्ति के साधन। अब भाई बताइए मुझे, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसमें से मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। ये अलग बात है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकारी बनती है। लेकिन गठबंधन सरकारी में भी क्या होता है भाई जिस दल के द्वारा उनको समर्थन दिया जाता है तो उन्हीं के व्यक्तियों को तो मंत्री बनाया जाता है। क्या बाहर वालों को बनाया जाता है?
नहीं। तो वास्तव में जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है, और सरकार बनती है तो वास्तविक रूप में शक्ति और सत्ता का प्रयोग कौन करते हैं? फिर वही तो करते हैं। कौन? राजनीतिक दल ही तो करते हैं। भाई जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसके द्वारा ही वास्तविक रूप में शक्ति और सत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सरकार के लिए ये शक्ति के साधन है। कौन? राजनीतिक दल। इस रूप में भी इसका गुण है। अगला चौथा, शासक दल की निरंकुशता पर रोक। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, शासक दल की निरंकुशता पर रोक। अब एक बात बताओ, शासक दल की निरंकुशता पर रोक कैसे लगेगी? भाई सीधी सी बात है। अब हम ये कहेंगे वास्तव में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है वो तो सत्तारूढ़ हो गया, शासक बन गए हो। लेकिन जो विपक्ष होता है, विपक्ष समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। इसी के साथ में उनसे सवाल किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में यदि जो सत्तारूढ़ दल है जनहित में कार्य नहीं करता है तो विपक्षी दल के द्वारा इनके कार्यों की आलोचना की जाती है। अतः इस रूप में कहा जा सकता है कि पार्टी सिस्टम होगा तो वहाँ वास्तविक रूप में जो विपक्षी दल होता है वह सत्तारूढ़ दल के ऊपर किसी न किसी रूप में नियंत्रण रखेगा। हाँ, ये बात यहाँ लागू नहीं होगी भाई एक दलीय प्रणाली में, क्योंकि वहाँ तो एक ही दल है। इसलिए भाई इसको लोकतंत्री प्रणाली कहा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है कि दो विकल्प तो होने चाहिए। दो विकल्प तो जनता के सामने होने चाहिए। तो द्विदलीय प्रणाली में दो विकल्प हैं, जनता जिसको चाहे पसंद करे ना पसंद करे, और बहुदलीय प्रणाली में तो अनेकों विकल्प होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही विकल्प है। इसलिए इसको लोकतंत्री प्रणाली कहा नहीं जा सकता। क्या कहेंगे इसको? सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली। क्या कहा जाएगा? सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली। हालांकि चीन अपने बारे में कहते हैं कि जनवादी चीन यहाँ लोकतंत्री प्रणाली है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है भाई। जनता के सामने विकल्प है नहीं, एक पार्टी है साम्यवादी दल, उसको आपको मत देना पड़ेगा, जनता को मत देना पड़ेगा। ना पसंद है तो भी कहाँ जाएंगे, उनके सामने विकल्प एक ही है। तो यहाँ तो ये बात लागू हो नहीं सकती। कौन सी? यहाँ ये वाला बिंदु, क्या कि शासक दल की निरंकुशता पर रोक। अब यहाँ जो दल होता है ना साम्यवादी दल, इसकी निरंकुशता पर रोक कौन लगाएगा? विपक्ष में कोई है ही नहीं। तो ये बात यहाँ लागू नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया शासक दल की निरंकुशता पर रोक। मतलब ये जो बिंदु है इन दोनों के ऊपर लागू होगा, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली के ऊपर लागू होगा, क्योंकि यहाँ भी विपक्ष होता है और यहाँ पर भी विपक्ष होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगली बात ले, यहाँ उससे पहले यहाँ एक विद्वान है लावेल। क्या? लावेल एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन दे रहे हैं। क्या करें कि राजनीतिक दल जनता को सरकार पर नियंत्रण रखने का अवसर देते हैं। नोट कीजिएगा, राजनीतिक दल जनता को सरकार पर नियंत्रण रखने का अवसर देते हैं। भाई विपक्ष होता है वो नियंत्रण रखेगा किसके ऊपर? जो सत्तारूढ़ दल है। भाई जो दल सत्ता में है उसके द्वारा गलत कार्य किए जाएंगे, गलत नीतियां बनाई जाएंगी, गलत कानून बनाए जाएंगे, तो सीधी सी बात है विपक्ष उसका विरोध करेगा खुल करके। और एक दलीय प्रणाली में ऐसा है नहीं, इसलिए इसको लोकतंत्री प्रणाली के अंतर्गत काउंट कर ही नहीं सकते हम। हाँ, यहाँ विपक्ष मौजूद है, यहाँ भी विपक्ष मौजूद है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले इसलिए पार्ट 3 बनाया है कि भाई इसके आधार पर हम इनको समझेंगे। अब चलिए अगला जो 5वां दल प्रणाली का गुण है, नोट करें क्या है? सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के साधन। क्या है? साधन है ये। कौन? राजनीतिक दल। किसके? सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के साधन है। कैसे? देखो ध्यान दें। अब इस बिंदु को आप चाहें तो डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। एग्जाम में आ जाए तो क्या, एक तरफ जनता होगी, ठीक है बेटा, और दूसरी तरफ क्या होगी? ये सरकार होगी। ठीक है भाई, अब ध्यान दें। अब यहाँ कौन आ जाएगा? राजनीतिक दल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुण क्या है, मतलब क्या लाभ है इससे, पार्टी सिस्टम दल प्रणाली से? तो ये आपके सामने है। क्या? अब बिंदु देखें, नोट कीजिएगा। सरकार और जनता के बीच संपर्क
सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के साधन हैं ये राजनीतिक दल क्या हो गए? साधन हो गए। साधन किसके बीच? जनता और सरकार के बीच। कैसे? देखो कि राजनीतिक दल क्या करेंगे कि जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, इन मांगों और समस्याओं से राजनीतिक दल सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार को अवगत कराएंगे। और इधर जो सरकार है, यहां आइए, अब इस सरकार की क्या समस्याएं हैं वास्तविक रूप में, इससे राजनीतिक दल जनता को अवगत करवाएंगे। मतलब वास्तविक रूप में जो ये राजनीतिक दल है ना, यहां हम कहेंगे कि जनता और सरकार के बीच ये एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात यहां मैं कहना चाहूंगा मेरे शब्दों में, वास्तव में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, राजनीतिक संचार का कार्य करते हैं कि जनता की बातें सरकार को बताएंगे और सरकार की जो बातें हैं वो जनता को बताएंगे। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि जो दल है ना, वास्तव में जनता और सरकार के बीच में क्या करते हैं? ये संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं, राजनीतिक संचार का कार्य करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका यही है। और जो राजनीतिक दल ये कार्य ठीक से कर लेता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस देश में कभी तानाशाही स्थापित नहीं हो सकती, उस देश में कभी क्रांति नहीं हो सकती। शाश्वत सत्य है ये बात, बशर्ते कि ये वास्तव में ठीक रूप में ईमानदारी से राजनीतिक संचार से संबंधित कार्य कर ले। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए इनका। वास्तव में राजनीतिक संचार का कार्य यहाँ ये करेंगे कौन? राजनीतिक दल। और भाई राजनीतिक दल ही अगर छल कपट बेईमानी पर उतर आते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी, ये आप स्वयं जानते हैं। ठीक है भाई। पांचवा, अब अंतिम इसका जो गुण होगा, छठा नोट कीजिएगा, जनता का नैतिक, बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर उच्च करना। अब देखो, वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्य किए जाते हैं। उन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से वास्तविक रूप में राजनीतिक दल जनता को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, बौद्धिकता की शिक्षा देते हैं और इसी के साथ उनका जो शैक्षणिक स्तर है उसके बारे में भी अवगत कराया जाता है, जिससे कि उनका नैतिक, बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर उच्च होता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है, वास्तविक रूप में इन 6 के 6 गुणों में जो मूल बात आती है ना भाई, देखो वो वास्तव में जो ये 5वां बिंदु है ना, इस 5वें बिंदु में सारी बातें समाहित हो जाती है भाई। देखो, क्योंकि बचा क्या है फिर भाई, एक तरफ जनता होगी, एक तरफ सरकार होगी और बीच में राजनीतिक दल हो गए। तो बस ये ठीक से भूमिका निभा दे और चाहिए क्या फिर? राजनीतिक दल यदि राजनीतिक संचार संबंधित कार्य कर रहे हैं तो यही इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो ध्यान दें प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए दल प्रणाली के गुण। क्या हो गए? दल प्रणाली के गुण। ठीक है भाई, इनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, तभी तो आज वास्तविक रूप में जितनी भी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश है सब जगह दल है या नहीं है, पार्टी सिस्टम सब जगह है। अब एक अलग बात है कि भी द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। देखो, एक दलीय प्रणाली है तो इसको तो हम ये कहेंगे कि लोकतांत्रिक प्रणाली में इसको अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तव में इसको हम लोकतंत्र प्रणाली कह ही नहीं सकते हैं। भाई लोकतंत्र की पहली शर्त ही होती है कि 2 विकल्प होने चाहिए, तो इसको तो सर्वाधिकारवादी प्रणाली कहा जा सकता है। जैसे चीन है तो चीन को हम लोकतंत्र प्रणाली थोड़ी ना कह सकते हैं, सर्वाधिकारवादी प्रणाली कहेंगे। चलिए अब दल प्रणाली के दोष देखते हैं, इसमें क्या कमी है, कमियाँ क्या हैं। देखो, पहली कमी है जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। नोट कीजिएगा, पहला दोष है जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। देखो, वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, जब चुनावों का समय होता है तो वास्तव में ये इस तरह का माहौल बनाते हैं कि भाई जनता में वास्तव में आपस में इतनी घृणा और नफरत पैदा हो जाती है कि हमने देखा है कि पारिवारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं और सोशल सिस्टम कंप्लीट रूप में गड़बड़ा जाता है, उसका विघटन हो जाता है। यहाँ पीढ़ियों तक के जो रिश्ते होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में राजनीतिक दल
सत्ता प्राप्ति के लिए जिस भी साधन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो साधन अनैतिक ही क्यों ना हो, उनका भी जी भर के प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इसका ये दोष है कि राजनीतिक दल जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करते हैं, आपस में शत्रुता पैदा करते हैं। ये बात सत्य है। अब इसके बारे में एक विद्वान है लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो परस्पर विरोधी पक्षों में बांट देता है। कितनी अच्छी बात है कि वास्तव में जो पार्टी सिस्टम होता है ना, जहाँ भी दल केवल व्यवस्थापिका सभा को नहीं, व्यवस्थापिका में तो वास्तव में दो टुकड़े हो ही जाते हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ दल होता है और दूसरी तरफ विपक्षी दल होता है, तो दो पार्ट तो हो ही गई व्यवस्थापिका में। तो अब लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो परस्पर विरोधी पक्षों में बांट देता है। बात सत्य है ये, लेकिन भाई इसका विकल्प ही नहीं है, क्या किया जाए। इसलिए ये कमी है इसमें। दूसरा, जनता के नैतिक पतन में सहायक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक दल का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये है क्या कि जनता के नैतिक पतन में सहायक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में राजनीतिक दल जब चुनावों का समय होता है तो चुनावों के प्रचार प्रसार के अंतर्गत इनके द्वारा छल कपट, बेईमानी, प्रपंच और अनर्गल अनैतिक शब्दों का प्रयोग, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, चाहे उसमें कमी हो या ना हो, लेकिन लांछन के लिए लांछन लगाना, एक दूसरे की जी भर के निंदा करना, एक दूसरे के लिए पशु पक्षी के शब्दों का प्रयोग करना। अरे भाई क्या है ये? वास्तव में यथा राजा तथा प्रजा, जब इनके द्वारा ऐसा किया जाएगा तो जनता क्या सीखेगी? जनता इनसे यही बात सीखेगी। इसका मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों के कारण जनता का नैतिक पतन होता है, जनता का नैतिक पतन होता है। क्यों? क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए ये वास्तविक रूप में नैतिक अनैतिक जो मर्जी आए सभी साधनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए जनता के नैतिक पतन के जिम्मेदार होते हैं ये। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप में यही है, गलत बात है ये। हाँ, लेकिन भाई सत्ता प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है तो जनता तो देखती ही है, जनता देखती तो प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तीसरा, राजनीति एक व्यवसाय बन जाती है। अब ध्यान दें, पार्टी सिस्टम में जो मुख्य दोष है ना वो क्या है कि राजनीतिक व्यवसाय बन जाती है। मतलब वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, ये राजनीति को एक पेशा मान बैठते, व्यवसाय मान बैठते। इनका मूल लक्ष्य केवल होता है सत्ता प्राप्ति। अब इस सत्ता प्राप्ति के लिए जो मर्जी उन साधनों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र हित के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं ये, बल्कि वास्तविक रूप में सत्ता प्राप्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वास्तविक रूप में कहा जा सकता है कि दल प्रणाली के अंतर्गत राजनीति को एक पेशा बना दिया जाता है, एक व्यवसाय बना दिया जाता है, जबकि राजनीति व्यवसाय नहीं है, एक पेशा नहीं है। राजनीति तो एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? देश के लिए, समाज के लिए अच्छे से अच्छे निर्णय लिए जाएं। क्या कह रहा हूँ? अच्छे से अच्छे निर्णय लिए जाएं। ये व्यवसाय नहीं है, ये पेशा नहीं है, ये पेशा नहीं होना चाहिए, ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसा कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है। नहीं, हमें इस बात को बदलना है। हम कहेंगे कि राजनीति तो बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरण स्थली है। क्या कह रहा हूँ मैं? राजनीति बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरण स्थली है और होनी चाहिए। इस वाक्य को, पहले वाले वाक्य को हमें बदलना है। ये नहीं कहेंगे कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली। नो, राजनीति बुद्धिमान व्यक्तियों की, ईमानदार व्यक्तियों की, संयमी व्यक्तियों की, चरित्रवान व्यक्तियों की अंतिम शरण स्थली है और होनी चाहिए। इसलिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि पार्टी सिस्टम का ये दोष है कि यहाँ राजनीति को एक पेशा बना दिया जाता है, व्यवसाय बनाया जाता है। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये वास्तव में एक जीवन की शैली बन जाती है, लाइफ स्टाइल बन जाती है राजनीति की। क्या? व्यवसाय। चलिए, चौथा,
योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित। चौथा क्या है? योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित होता है। कैसे? देखो, अब वास्तव में सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ेगा कौन? हम जैसा फक्कड़ तो क्या लड़ेगा? आर्थिक दृष्टि से अपवाद की बात अलग है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति हो नंबर एक बात, वही चुनाव लड़ेगा। उसके बाद में जैसा हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं राजनीति के बारे में, लेकिन वो चुनावों के माध्यम से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और यहाँ तो भाई जो चुनाव लड़ता है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकार बनती है। इससे बाहर चाहे कितना ही योग्य बुद्धिमान व्यक्ति हो, उनको स्थान कौन देगा? तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि पार्टी सिस्टम में कभी कभी ऐसा होता है कि जो योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। और जब योग्य व्यक्ति पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रह जाते हैं तो वास्तविक रूप में उन योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उस देश की राजनीति का ठीक से विकास हो सकता है? नहीं। इसलिए किसी भी देश की राजनीति का ठीक से विकास करना हो तो योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। चुनाव के माध्यम से तो बहुत कम, अपवाद सभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सच में बुद्धिमान हैं, सच में प्रतिभाशाली हैं, सच में सुकरात जैसे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते भाई। इसलिए योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित रह जाता है, क्योंकि सभी चुनाव के मैदान में उतर नहीं पाते हैं, सभी इस तरीके से छल कपट प्रपंच नहीं कर सकते हैं, सभी की जो आर्थिक स्थिति होती है वो मजबूत नहीं होती है भाई। योग्य भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसका नुकसान किसको है भाई? पूरे देश को है। चलिए आगे, पांचवा इसका दोष है व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त। नोट कीजिएगा, व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त। क्यों भाई? व्यवस्थापिका का निर्माण कैसे होता है भाई? जिस दल को बहुमत मिलता है उससे से तो व्यवस्थापिका बनेगी, ठीक है। अब जो व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, लेकिन भाई जो व्यवस्थापिका वो कानून बनाएगी तो वास्तव में उसका जो निर्देशन किसके द्वारा होगा? दल के द्वारा ही तो होगा। पार्टी के जो अपने नियम हैं, पार्टी का जो अपना घोषणा पत्र है, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति ने यदि उनके नियमों का विरोध किया तो उसे पार्टी की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पार्टी सिस्टम में ये दोष है क्या कि व्यवस्थापिका के सदस्य की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मतलब वो स्वयं स्वतंत्र रूप में राजनीतिक दल से अलग हटते हुए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, छठा है समय और धन की बर्बादी। ध्यान दें, समय और धन की बर्बादी कैसे होगी? समय और धन की बर्बादी, अब देखो भाई, दो दल होते हैं ना यहाँ, विशेषकर भाई चाहे द्विदलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली हो, एक दल सत्ता में होगा, एक दल सत्तारूढ़ होगा और एक विपक्ष में होगा, ठीक है भाई। अब हम इस बिंदु को समझ रहे हैं, समय और धन की बर्बादी कैसे होगी? समय और धन की बर्बादी देखो, कभी कभी वास्तव में ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है ना, सत्तारूढ़ दल जो होता है वह देश हित में कार्य करता है, देश हित में नीतियां बनाता है। इसके बावजूद भी जो विपक्ष होता है ना, ये विपक्ष बिना किसी मतलब के इसका विरोध करता है। किसका विरोध करता है? सत्तारूढ़ दल का। और जानबूझ करके यदि इनके द्वारा देश हित में कोई कानून बनाया जाता है सत्तारूढ़ दल के द्वारा, तो जानबूझ करके विलंब किया जाता है। तो विलंब किया जाता है, इसमें क्या होगा? समय की तो बर्बादी होगी, लेकिन भाई क्या संसद में जो कार्यवाही की जाती है, संसद सत्र होते हैं, उन पे खर्चा नहीं होता है? हाँ, खर्चा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टी सिस्टम का ये दोष है कि समय और धन इन दोनों की बर्बादी होती है। क्यों? क्योंकि विपक्ष बार बार इनका विरोध करता है। कभी कभी
वास्तव में होता है ऐसा कि जो विपक्ष होता है ना, वो केवल आलोचना के लिए आलोचना करता है, कमी नहीं होती है। अच्छा कानून बना रहे हैं फिर भी आलोचना के लिए आलोचना की जाती है, बुराई के लिए बुराई की जाती है। अरे भाई ऐसा क्यों? मैं कहूँगा यहाँ विपक्ष का ये कर्तव्य है, आलोचना करो। अगर राष्ट्र हित में कार्य नहीं हो रहा है, आलोचना करो, जी भर के करो। लेकिन भाई आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक आलोचना हो, सृजनात्मक आलोचना हो। इनके द्वारा इस रूप में विरोध किया जाए कि सत्तारूढ़ दल को भी लगे कि वास्तव में विपक्ष जो कह रहा है देश हित में कह रहा है, और सत्तारूढ़ दल को भी विपक्ष की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, विपक्ष भी देश हित की बातें करता है और भाई बहुमत के मद में विपक्ष की बातों को ठुकराना ये अनैतिक कृत्य है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि पार्टी सिस्टम में ये कमी है। क्या? संवर्धन की बर्बादी। ठीक है भाई। सातवां अंतिम, सांप्रदायिक वैमनस्य। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है? सांप्रदायिक वैमनस्य। सांप्रदायिक वैमनस्य कैसे होता है पार्टी सिस्टम में? देखो भाई, वास्तव में धर्म के आधार पर भी दलों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम लीग है, अकाली दल है, हिंदू महासभा है। इनके निर्माण का आधार क्या है? धर्म ही तो है। अब ये क्या करते हैं, वास्तव में सत्ता प्राप्ति के लिए संप्रदायों में आपस में कटुता पैदा करते हैं। भाई ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि पार्टी सिस्टम में ये कमी है। क्या? कि ये सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देता है, सांप्रदायिक कटुता को बढ़ाता है, सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ाता है, सांप्रदायिक शत्रुता को बढ़ाता है, जो कि उचित नहीं है। ठीक है। ये हो गए दल प्रणाली के दोष, कमियां। अब आपसे एग्जाम में कैसे भी पूछा जाए, आप पार्टी सिस्टम के दोष बता सकते हैं। 7 दोष बता दिए मैंने। ठीक है भाई। अब देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने ये यहाँ दल प्रणाली प्रकार बताए नहीं, इसलिए बताए हैं कि भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो यहाँ जो ये गुण और दोष की बात आ रही है ना, वो द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली के ऊपर लागू होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही पार्टी है, स्वतंत्र है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसी रूप में कार्य करेंगे जिस रूप में दल कहेगा, साम्यवादी दल। एक दलीय प्रणाली की देखो पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन होती है, ये साम्यवादी दल है, समझे, ये साम्यवादी दल हो गए, और भाई ये व्यवस्थापिका हो गया, ये व्यवस्थापिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया, और ये न्यायपालिका हो गया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसका मतलब क्या है कि साम्यवादी दल के अधीनता में कार्य करते हैं ये तीनों। क्या इन दोनों में ऐसा होता है? नो। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, सर्वाधिकारवादी प्रणाली है। क्यों? क्योंकि साम्यवादी दल सर्वे सर्वा है। तो वास्तव में इसकी तो बात ही अलग है। क्या कमी बताएंगे, क्या गुण बताएंगे? इसमें तो कमियाँ ही कमियाँ हैं। हम ये जो पार्टी सिस्टम है, इसके आधार पर इन दोनों के जो है गुण और दोष बताइए। अब देखो अंतिम बात है, एक और निष्कर्ष। अब पार्टी सिस्टम के गुण और दोषों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालें, क्या सीखे हम इससे? ध्यान दें। वास्तव में देखो ये बात सत्य है कि दल प्रणाली में अनेकों कमियां हैं, दोष हैं, त्रुटियां हैं। आपके सामने 7 बिंदुओं के माध्यम से मैंने बताया, और भी अनेकों कमियां हैं। भाई मैं क्या क्या गिना सकता हूँ आपको, कितनी कमियां हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हम। कमियां हैं, लेकिन कमियां हैं तो ये मान लें कि भाई पार्टी सिस्टम समाप्त कर दें? नहीं नहीं नहीं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का सफल संचालन हो, इसके लिए पार्टी सिस्टम अति आवश्यक है। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको, एडमंड बर्ग, ब्राइस और लास्की कह रहे हैं। देखो अगर पार्टी सिस्टम नहीं होगा, दल प्रणाली नहीं होगी, तो वहाँ
पैमाने का तानाशाही सुरक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, इसी के साथ में बिना दल प्रणाली के वास्तविक रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का संचालन ठीक से हो, इसके लिए दल प्रणाली जरूरी है। और मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, निष्कर्ष में भी कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में जो दल प्रणाली है ना, जो राजनीतिक दल हैं, वो आज राजनीतिक जीवन डोर बन गए हैं। मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि राजनीतिक दल सरकार का चौथा अंग है। भाई सरकार के 3 अंग होते हैं ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो वास्तव में राजनीतिक दल इसका चौथा अंग बन गया है। तो इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, इसीलिए निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि राजनीतिक दल या दल प्रणाली वास्तव में एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई, कमी है आपके सामने। देखो सब देखो, आवश्यक बुराई है ये पार्टी सिस्टम। कमियां हैं तो बुराई तो है, लेकिन आवश्यक है ये। आवश्यक क्यों है? अरे भाई, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संचालन इसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब बिना दल के वास्तविक रूप में लोकतंत्री राज्य व्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है, कमी तो है लेकिन आवश्यक है, इसलिए इसको आवश्यक बुराई कहा गया है। किसको? राजनीतिक दल को, दल प्रणाली को, पार्टी सिस्टम को आवश्यक बुराई कहा गया है। इसलिए आप निष्कर्ष में ये लिखेंगे कि दल प्रणाली वास्तव में एक आवश्यक बुराई है, अर्थात इसमें कमियां तो हैं लेकिन इसके बिना लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता है भाई। हाँ, ये किया जा सकता है कि दल प्रणाली में जो ये दोष है ना, इनको धीरे धीरे कम किया जाए और वास्तविक रूप में राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ईमानदारी से कार्य करते हैं तो सच में राजनीतिक दल देश में एकता और शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगा कि दल प्रणाली के बिना लोकतंत्री राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता भाई। इसलिए दल प्रणाली को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है कि इसके बिना काम चल नहीं सकता, इसलिए अति आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन इसमें कमियां हैं इसलिए बुराई भी है ये। ठीक है, इसलिए दल प्रणाली एक आवश्यक बुराई है। इसी के साथ में ये हो गया आपका पार्टी सिस्टम का या दल प्रणाली का गुण और दोष। आशा करता हूँ दल प्रणाली के गुण और दोष आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम इस दल प्रणाली के ऊपर अलग से एक दलीय प्रणाली एक वीडियो अपलोड करेंगे, द्विदलीय प्रणाली इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करेंगे और बहुदलीय प्रणाली इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। अर्थात एक दलीय प्रणाली के गुण दोष, द्विदलीय प्रणाली के गुण दोष और बहुदलीय प्रणाली के गुण दोष, ये भी अलग से आपको समझाया जाएगा। यहाँ तो हमने समग्र रूप में ये बताया है कि जो पार्टी सिस्टम होता है इसमें क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, अर्थात इसके गुण और अवगुण की चर्चा इसमें की है। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।